एक अकेली किरण सूरज से निकली और उसकी एक लंबी यात्रा। यही यात्रा है जो तय करती है कि हमारी पृथ्वी पर जिंदगी पनप भी पाएगी या नहीं। आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं कि आखिर हमारा ग्रह अपना तापमान बिल्कुल सही बनाए कैसे रखता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सूरज का तोहफा यानी इंसोलेशन। फिर देखेंगे कि हमारी पृथ्वी गर्म कैसे होती है। उसके बाद बात करेंगे प्लैनेट के हीट बजट की और दुनिया भर के तापमान को समझेंगे। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखेंगे, जब तापमान के सारे नियम उल्टे पड़ जाते हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि हमारी पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? मतलब न तो ये बहुत ज्यादा गर्म है, न ही एकदम ठंडी। ऐसा क्या है जो इसे इतना जस्ट राइट बनाए रखता है? दरअसल ये सब एक कमाल के तापमान के संतुलन का खेल है। चलिए आज इसी के पीछे की साइंस को थोड़ा कुरेदते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला किरदार है वो है सूरज। वही तो है हमारे ग्रह के लिए एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये एनर्जी हम तक पहुंचती कैसे है? देखिए, साइंटिस्ट लोग इसे एक नाम देते हैं, सूर्यताप, या अंग्रेजी में इंसोलेशन। सीधे शब्दों में कहें तो ये सूरज की वो गर्मी है जो हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है। ये शॉर्ट वेव रेडिएशन की शक्ल में आती है और यही वो एनर्जी है जो हमारे मौसम और क्लाइमेट का पूरा खेल चलाती है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। लेकिन उस वक्त तो हमारे यहाँ मतलब उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, मौसम पर सूरज से दूरी से ज्यादा असर इस बात का पड़ता है कि जमीन और समंदर कहाँ हैं। ठीक है, तो सूरज की एनर्जी पृथ्वी तक तो पहुंच गई। अब आगे क्या? अब देखते हैं कि ये एनर्जी हमारे ग्रह को गर्म करती कैसे है। और ये प्रोसेस उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, बल्कि काफी दिलचस्प है। अक्सर लोगों को लगता है कि हमारा एटमॉस्फेयर सीधे सूरज से गर्म होता है, पर ऐसा नहीं है। असल में ये नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता है। होता यह है कि पहले जमीन सूरज की गर्मी सोखती है और फिर वो अपने संपर्क में आने वाली हवा को गर्म करती है। इसके 4 खास तरीके हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यही है वो प्रोसेस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण, जो हमारी पृथ्वी को रहने लायक बनाता है। देखिए, पृथ्वी एक बड़े हीटर की तरह काम करती है। जो गर्मी इसने सोखी उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन के तौर पर वापस भेजती है। लेकिन हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ना, वो इस जाती हुई गर्मी के कुछ हिस्से को रोक लेती हैं, बिल्कुल एक कंबल की तरह। और इसी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। अब बात करते हैं हमारे प्लैनेट के हीट बजट की। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर का बजट बनाते हैं, आमदनी और खर्च का हिसाब रखते हैं। पृथ्वी के लिए भी नियम वही है, जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही बाहर भी जानी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस बनता कैसे है। इस हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए चलिए एक नंबर पकड़ लेते हैं। मान लीजिए कि सूरज से हमें 100 यूनिट्स एनर्जी मिल रही है, बस 100। अब देखते हैं कि इन 100 यूनिट्स का होता क्या क्या है। तो इन 100 यूनिट्स में से 35 यूनिट्स तो आते ही वापस स्पेस में लौट जाती हैं। उन्हें अंदर आने का मौका ही नहीं मिलता। ये बादलों से बर्फीली चोटियों से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इसी रिफ्लेक्शन को साइंटिस्ट कहते हैं पृथ्वी का एल्बिडो। ठीक है, तो 100 में से 35 तो बाहर हो गई, बची 65 यूनिट्स। अब ये 65 यूनिट्स हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब होती हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा हिस्सा है यानी 51 यूनिट्स, वो सीधे पृथ्वी की जमीन और समंदर सोख लेते हैं। और बाकी बची 14 यूनिट्स को हमारा एटमॉस्फेयर यानी हवा, धूल के कण, ये सब सोख लेते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सोचिए, अगर पृथ्वी इन 65 यूनिट्स को अपने पास ही रख ले तो क्या होगा? वो तो धीरे धीरे उबलने लगेगी। तो जाहिर है बैलेंस बनाने के लिए उसे ये गर्मी वापस भी भेजनी होगी। और ये देखिए कि बैलेंस बनता कैसे है। जो 65 यूनिट्स सोखी गई थीं, वो 65 यूनिट्स वापस भी भेजी जाती हैं। इसमें से 17 यूनिट्स तो सीधे ज़मीन से स्पेस में चली जाती हैं और बाकी 48 यूनिट्स एटमॉस्फेयर से होकर स्पेस में जाती हैं। तो हो गया ना हिसाब बराबर। 65 यूनिट्स अंदर आईं और 65 यूनिट्स बाहर चली गईं। एकदम परफेक्ट बैलेंस। और यही वो बैलेंस है जो पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को स्टेबल रखता है और यहाँ जिंदगी को पनपने का मौका देता है। अच्छा, तो अब जब ये एनर्जी का पूरा लेन देन समझ आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसका असली दुनिया में, मतलब हमारे ग्लोब के तापमान पर क्या असर पड़ता है। जरा जनवरी के इस मैप पर नजर डालिए।
ये जो लाइनें दिख रही है ना, इन्हें आइसोथर्म्स कहते हैं। ये एक जैसे टेम्परेचर वाली जगहों को जोड़ती हैं। गौर कीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में जमीन के ऊपर ये लाइनें कैसे नीचे दक्षिण की तरफ मुड़ गई हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सर्दियों में जमीन समंदर के मुकाबले बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। और अब देखिए जुलाई का मैप। कहानी बिल्कुल पलट गई है। अब वही लाइनें जमीन के ऊपर उत्तर की तरफ खिसक गई हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में जमीन समंदर के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म हो जाती है। ये जमीन और पानी के गर्म होने के तरीके का फर्क साफ साफ दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहां जमीन ज्यादा है वहां मौसम एक्सट्रीम होता है, यानी कड़ाके की सर्दी और भयंकर गर्मी। वहीं दूसरी तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में जहां पानी ही पानी है वहां टेम्परेचर काफी मॉडरेट और स्टेबल रहता है। समंदर एक बहुत बड़े टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। अच्छा, एक नियम तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है ना? लेकिन कभी कभी ये नियम उल्टा पड़ जाता है। चलिए इसी अजीब और दिलचस्प घटना को समझते हैं। इसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, या हिंदी में तापमान का व्युत्क्रमण। इसमें होता यह है कि ठंडी और भारी हवा की एक परत ऊपर मौजूद गर्म और हल्की हवा की परत के नीचे फंसकर रह जाती है। एक तरह से ये एटमॉस्फेयर को उल्टा कर देता है। ये चीज अक्सर सर्दियों की लंबी, शांत और साफ रातों में होती है। जमीन अपनी सारी गर्मी खोकर एकदम ठंडी हो जाती है और अपने ठीक ऊपर वाली हवा को भी ठंडा कर देती है। अब ये ठंडी हवा भारी होने की वजह से नीचे ही रह जाती है और ऊपर की गर्म हवा एक ढक्कन की तरह उसे वहीं कैद कर लेती है। इसका नतीजा क्या होता है? सुबह सुबह दिखने वाला घना कोहरा या स्मॉग, क्योंकि इसमें धूल और पॉल्यूशन के कण भी फंस जाते हैं। तो देखा, सूरज की एक अकेली किरण की यात्रा कितनी कमाल की है और ये हमारे ग्रह के हीट बजट को बैलेंस रखने में कितना बड़ा रोल निभाती है। ये एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस है जिसने लाखों करोड़ों सालों से इस धरती पर जिंदगी को मुमकिन बनाया है। पर यह हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि क्या होगा अगर ये नाजुक बैलेंस बिगड़ जाए। और आज के समय में ये सवाल शायद पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है।